जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपसे पिछले एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी इन क्वेश्चन की बार बार पूछे जाने की संभावना है और आपके एग्जाम में भी सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी ने, रस खान ने, अमीर खुसरो ने या अमीर हसन ने। तो बताइए, निम्नलिखित में से ऐसा आपका कौन सा कवि है जिसने जिसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अपना हिंदुस्तान का जो तोता कहा था मेरे दोस्तों, वह आपका कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपने आप या स्वयं को क्या कहा था? हिंदुस्तान का तोता कहा था। इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं, जो आपके अमीर खुसरो थे वे आपके किसके दरबार में थे या किसके दरबारी कवि थे? तो आपका सही जवाब होगा, ये आपके जलालुद्दीन खिलजी के क्या थे? दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह क्वेश्चन, आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन था, आपको सीधे एग्जाम में आपको देखने वाला क्वेश्चन था। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवेंद्र या विशाल दत्त। तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपका जो बौद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो वास्तविक नाम था तो क्या था? तो मेरे दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उनका वास्तविक नाम था आपका सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध से संबंधित आपके 3-4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वे आपके सिद्धोधन थे और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपका सिद्धार्थ था। तो सिद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के क्या थे? पिता थे। और महामाया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी गौतम बुद्ध थे इनकी माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वे आपकी महामाया थी। और एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, गोमती। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोमती गौतम बुद्ध की कौन थी? तो यह आपकी गौतम बुद्ध की मौसी थी, क्योंकि जो आपकी जो महामाया थी इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जो पालन पोषण किया था वह इनकी मौसी गोमती ने ही किया था। तो तीनों आपके जो नाम है इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को मेरे कहने से ध्यान से जरूर कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि या जल संधि है? ऑप्शन है आपकी ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक संधि या 10 डिग्री चैनल। तो बताइए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली, तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली संधि है मेरे दोस्तों, वह है आपकी पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। बात करते हैं 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों, जो 8 डिग्री चैनल अलग करता है वह आपका किसको करता है? वह आपका भारत और किसे करता है? मालदीव को। जो 8 डिग्री चैनल अलग करता है वह आपका भारत और मालदीव को अलग करता है। बात कर लेते हैं अब 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री जो चैनल है वह आपका है भारत और किसके बीच में है? भारत वर्सेस आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। किसके? अंडमान के बीच में है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्या? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए था। बात करते हैं ग्रेट चैनल की, तो यह जो करता है मेरे दोस्तों, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन था आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन है गोवा की, केरल की, ओडिशा की या पश्चिम बंगाल की। तो अभी तक जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से जो सबसे अधिक समुद्री तट से सीमा लगी हुई है वह किसकी है? तो सर्वाधिक का जो इसका ऑप्शन आता है, तो सर्वाधिक में आपका
रात आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से समुद्री तट की जो सबसे छोटी सीमा लगी है वह आपकी गोवा की लगी है। किसकी लगी है? गोवा की लगी है। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए यानी गोवा को चुना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है थार मारुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में। तो आपने नाम सुना होगा एक थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो आपके राजस्थान क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। जब मरुस्थल की बात आ गई है तो बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो मेरे दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है आपका सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बात कर लेते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो एशिया का मेरे दोस्तों जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है आपका गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थार मारुभूमि कहाँ पर स्थित है। तो थार मारुभूमि जो है वह आपके भारत के आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलती है। जैसलमेर वाला जिला बीकानेर में और जयपुर वाला जिला जो है वह आपका थार मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जिसे हम सफेद पानी के नाम से जानते हैं। बताइए सफेद पानी के नाम से भारत में जाने वाला नाम। ऑप्शन है आपका लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन ग्लेशियर। तो बताइए भारत में सफेद पानी के नाम से जो जाना जाता है मेरे दोस्तों वह आपका सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी यानी सियाचिन ग्लेशियर को चुनने की कोशिश की है या सियाचिन ग्लेशियर को जो बच्चे चुन रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सोचिएगा समझिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लक्षद्वीप जो समूह है वह आपका कहाँ पर स्थित है। तो मेरे दोस्तों जो लक्षद्वीप समूह है वह आपका कहाँ पर है। तो लक्षद्वीप समूह आपका अरब सागर में है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत किस महासागर के गोद में है। तो भारत जो है वह आपका हिंद महासागर की गोद में है। तो क्वेश्चन आपका लक्षद्वीप से संबंधित था। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा दिन है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में बनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या 31 दिसंबर। तो जो हम राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में बनाते हैं हम आपको 3 दिसंबर को बनाते हैं। और 1 दिसंबर किस रूप में बनाया जाता है। तो 1 दिसंबर आपका विश्व एड्स दिवस जो आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन मेरे साथियों आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस आपका 3 दिसंबर। बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका हरिश्चंद्र के लेखक कौन है। ऑप्शन है हरिशयन, बाणभट्ट, अरम सिंह या कालिदास। तो हरिश्चरित्र जो आपकी हर्षचरित्र जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन है। तो उसके लेखक कौन हो जाएंगे। आपका सही जवाब होगा कौन है। तो बाणभट्ट इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट जो थे वे किसके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो कवि थे वह आपके हर्षवर्धन के कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो थे आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इनकी दो पुस्तक जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है हरिश्चरित्रम और कदम्बरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कदम्बरी और हरिश्चरित्र जो पुस्तक है वह किसकी है। तो वह आपकी बाणभट्टी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन है भरत मुनि, नारद मुनि, झुंड मुनि या व्यास मुनि। बताइएगा सोचिएगा समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र। तो मेरे दोस्तों जो नाट्य शास्त्र के आपके रचयिता हैं वह आपके भरत मुनि हैं। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन के साथ एक वीडियो लेकर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया? ऑप्शन है 1911 में कोलकाता में, 1950 में दिल्ली में, 1931 में कोलकाता में, या 1996 में कोलकाता में। तो बताइएगा, जो आपका राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वह सर्वप्रथम कहां पर गाया गया था? तो मेरे दोस्तों, जो आपका राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वह सर्वप्रथम आपका कहां पर गाया गया था? तो सही जवाब होगा 1911 में आपका कोलकाता में गाया गया था, जब आपका बंगाली और हिंदी भाषा का अधिवेशन हुआ था। उस टाइम पर भारत में क्या राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था। इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्रदान करने वाली प्रथम महिला है? ऑप्शन है मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, या सरोजिनी नायडू। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो मेरे दोस्तों, जो भारत रत्न प्राप्त किया है, प्रथम महिला जो बनी है, वह आपकी कौन बनी है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत में प्रथम रत्न क्या है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला बनी है। जिनको जो भारत रत्न मिला था, वह आपका 1971 में मिला था। कब मिला था? इंदिरा गांधी को जो आपका भारत रत्न दिया गया था, 1971 में दिया गया था, और पहली महिला बनी है। बात कर लेते हैं मदर टेरेसा को। तो मदर टेरेसा को जो मेरे दोस्तों आपका भारत रत्न मिला था, वह आपका 1980 में मिला था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्हें एक नोबेल पुरस्कार और दिया गया था शांति के मामले में। वह कब मिला था? तो वह आपको 1 साल पहले मिल गया था इनको, 1979 में। कब मिल गया था? 1979 में। बात कर लेते हैं लता मंगेशकर को, कि लता मंगेशकर को आपका जो मिला था भारत रत्न कब मिला था? तो लता मंगेशकर को जो मिला था भारत रत्न, वह आपका 2001 में मिला था। और लता मंगेशकर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? तो स्वर कोकिला के नाम से भी किसको जानते हैं? तो स्वर कोकिला के नाम से भी लता मंगेशकर को जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? तो 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर को कब मिला? तो 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला? तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न जो मिला था 1900 कब मिला था? 1971 में मिला। बात कर लेते हैं सरोजिनी नायडू को, कोई अभी भारत रत्न नहीं मिला था। बात करते हैं कि सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी, भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला जो थी, वह आपकी सरोजिनी नायडू ही थी। इसमें आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी। सी विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो सही जवाब होगा, जो भारत में जो पोलो खेल का जो प्रचलन किया था, वह आपका तुर्कों ने किया था। तो तुर्कों ने किया था, तो इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला था? जब आपका भारतीय संविधान लागू होने तक, जो भारत का संविधान लागू होने तक जब अपना देश स्वतंत्र हो गया था, तो उस पश्चात जो शासन चला था, किसके अंतर्गत चला था? ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श के बने कानून द्वारा। तो बिल्कुल गलत जवाब होगा। इंग्लैंड के संविधानानुसार, तो क्योंकि अंग्रेजों को तो गोरों को तो हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। दो विकल्प आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगला है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जब भारत का संविधान लागू होने से पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, तो उसका शासन जो चला था, वह आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला था। इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो मेरे दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम जो आपके आम चुनाव संपन्न कराए गए थे, वह आपके 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप
उप प्रधानमंत्रियों को एक साल नियुक्त किया? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या पीवी नेहरू। बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन, 100% इस क्वेश्चन के चांसेस हैं। अधिकतर टीचरों को भी इस क्वेश्चन का नहीं पता होता है और अधिकतर बच्चों को तो इस क्वेश्चन का नहीं पता होता। यह क्वेश्चन आपके साथ का जो भी आपका साथी है, यह क्वेश्चन उसके सामने रख दीजिएगा, बिल्कुल गलत जवाब बताएगा, इस क्वेश्चन का जवाब बता ही नहीं सकता। क्वेश्चन है आपका, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री को एक साथ नियुक्त किया गया था? तो मेरे दोस्तों वह था आपका मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई का कार्यकाल चल रहा था तब दो दो उप प्रधानमंत्री को, दो दो उप जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको एक साथ नियुक्त किया गया था। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, के एन बांचू, एस एस सिकारी या बहिलवी चंद्रचूड़। तो बताइए सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वे आपके कौन थे? तो सही जवाब होगा आपका हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जो थे वह आपके स्वतंत्र जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बात करते हैं वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में आपके डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में आपके क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आपकी दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन है साइक्रोज के कारण, लैक्टोज के कारण, सुक्रोज के कारण या कैरोटीन के कारण। तो बताइए निम्नलिखित में से ऐसी क्या दूध में क्या उपस्थित होता है जिसके कारण हमको दूध मीठा लगता है और दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में जो मिठास आती है वह आपकी लैक्टोज के कारण आती है। किसके कारण आती है? लैक्टोज के कारण आती है। इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? ऑप्शन है सेब, बिल्कुल गलत, आंवला, तो इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आंवला। कि विटामिन सी जो प्राप्त किया जाता है सर्वाधिक आपका आंवले में होता है। तो इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या सरोजनी नायडू। तो सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा भारत के राष्ट्रीय जो गीत है उसके रचयिता कौन है। तो मेरे दोस्तों बताइएगा, भारत में जो राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता आपके कौन है? तो मेरे दोस्तों जो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं वे कौन है आपके? तो सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है, बंकिम चंद्र चटर्जी को जिन बच्चों ने चुना है, बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक बलित पर्वत है? ऑप्शन है नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से एक बलित पर्वत। तो बलित पर्वत जो है मेरे दोस्तों हिमालय आपका एक बलित पर्वत है। यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या मोहम्मद गोरी ने। तो बताइए विख्यात जो आपका सोमनाथ मंदिर था उस पर आक्रमण किसने किया था या उसको नष्ट किसने कर दिया था? तो मेरे दोस्तों जो आपका विख्यात सोमनाथ मंदिर था उसे मोहम्मद गोरी या सुल्तान मोहम्मद ने क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया था। इस पर आपका 1025 पे क्या किया था? मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण कर दिया था। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। तो 1025 में इस पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन है जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के। तो अगर आपने जो आपका प्राचीन इतिहास है गौर से पढ़ा होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। तो मेरे दोस्तों जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं वे हैं आपके बौद्धों के। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का मुख्यालय है, ऑप्शन है ढाका में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या लंदन में। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय जो आपका मानकीकरण संगठन आईएसओ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? जिनेवा में है। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि इसके मुख्यालय की स्थापना आपकी कब की गई थी। तो इसके मुख्यालय की स्थापना आपकी कब की गई थी? 1945 में की गई थी। बात कर लेते हैं जिनेवा कहाँ की राजधानी है। तो जिनेवा आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बात करते हैं ढाका, टाका तो कहाँ की है? बांग्लादेश की है। और लंदन आपकी कहाँ की राजधानी है? आपकी ब्रिटेन की है। तो एक राजधानी बचती है न्यूयॉर्क। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा न्यूयॉर्क कहाँ की राजधानी है। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन है 1853 में, 1856 में, 1863 में या 1865 में। तो बताइएगा विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था वह आपका कब बना था? तो सही जवाब होगा विधवा पुनर्विवाह कानून आपका 1856 में बना था। किस में बना था? 1856 में बना था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और जो इसके स्थापक थे, जो इसके संस्थापक थे, वे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था आपका कहाँ पर? कोलकाता में 1856 में। तो क्वेश्चन पूछा गया था विधवा पुनर्विवाह कानून कहाँ पर बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून मेरे दोस्तों आपका 1856 में बना था। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो मेरे दोस्त को जो लेंस की क्षमता है उसका एसआई मात्रक आपका डायोप्टर होता है, यानी इसमें सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी यानी डायोप्टर को चुना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, हीराकुंडा बांध या नागुरचन बांध। तो बताइएगा भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। तक मैं इसके इन क्वेश्चन के बारे में कुछ लिखता हूँ, आप सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा कि भारत का जो आपका सबसे लंबा बांध है वह आपका कौन सा है। तो इन जो आपके विकल्प दिए गए हैं इतना मैं इनके बारे में कुछ लिखता हूँ, जल्दी से जल्दी सोचिएगा और बताइएगा। भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह आपका कौन सा है? चार विकल्प आपके सामने हैं। भाखड़ा नांगल बांध है, इंदिरा गांधी सागर बांध है, और आपका कौन सा हीराकुंडा बांध है, और आपका कौन सा नाम है? नागार्जुन बांध है। तो बताइएगा कहाँ पर है आपके, कौन सा है? सोचिएगा समझिएगा। तो सही जवाब क्या होगा आपका? इसमें करेक्ट जवाब होगा जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह आपका हीराकुंडा बांध है, यानी सी विकल्प के साथ आज में आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो आपका कहाँ पर है? तो यह आपका जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा उड़ीसा में महानदी पर है। बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलुज में है, सतलुज नदी पर है और पंजाब राज्य में स्थित है। बात करते हैं इंदिरा सागर बांध की। तो यह आपका मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है। हीराकुंडा बांध की बात करें तो हीराकुंडा बांध आपका उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर है। और नागार्जुन बांध आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और कौन सी नदी पर है? तो यह हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडा बांध आपका सही जवाब होगा जो आपका महानदी पर और उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की। तो यह आपका पंजाब में सतलुज नदी पर है। इंदिरा गांधी सागर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन बांध यह आपका तेलंगाना पे है और कृष्णा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय। बताइए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मेरे दोस्तों जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है वह आपका हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपका क्या है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो इस टाइम वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन है चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो बताइए भारत की जो सबसे बड़ी मीनार है वह आपकी कौन सी है? बताइए, आपके विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि भारत की जो सबसे बड़ी मीनार है वह आपकी कौन सी है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा
इतना मैं इनके जगह के बारे में लिख देता हूँ कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो बताइए बताइए। तो सही जवाब होगा जो भारत में जो सबसे ऊंची मीनार है वह आपकी कुतुब मीनार है, जो आपकी मेहरौली दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं चार मीनार, तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। बात करते हैं झूलता मीनार, तो झूलता मीनार आपकी अहमदाबाद में स्थित है। बात करते हैं शहीद मीनार को लेकर, तो शहीद मीनार जो है आपकी कोलकाता में स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन इनकी स्थिति को लेकर भी पूछा गया है। तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में होगी, कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में होगी, झूलता मीनार आपकी कहाँ पर है, तो आपका अहमदाबाद में है, और शहीद मीनार आपकी कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सके हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी। ऑप्शन है नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। तो विंध्याचल और जो सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर नदी बहती है वह आपकी नर्मदा नदी बहती है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है। तो बताइएगा पूर्वी भारत में किसका उद्गम हुआ है। विकल्प आपके सामने है कि पूर्वी भारत में जो आपका उद्गम हुआ था वह किसका हुआ है, भरतनाट्यम का, या कथकली का, या आपका कुचिपुड़ी का, या आपका क्या है, मणिपुरी का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में जो उद्गम हुआ था किसका हुआ है। तो बात करते हैं पहले भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम जो आपका नृत्य होता है वह आपका तमिलनाडु में होता है। बात करते हैं कथकली नृत्य की, तो कथकली नृत्य आपका केरल में होता है। बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में होता है। बात करते हैं मणिपुरी नृत्य की, तो मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर में होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित साहित्य शैलियों में किसका उद्गम पूरब में हुआ था। तो पूरब का राज्य कौन सा है, आपका मणिपुर है। तो मणिपुर इसमें आपका डी विकल्प के साथ बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मेरे दोस्तों जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है आपकी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ऑप्शन है बोध गया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या सारनाथ में। तो मेरे दोस्तों जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वह आपका श्रावस्ती में दिया था, और पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और जो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह आपकी श्रावस्ती में दिए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। तो पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला गृह मंत्री कौन है। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जॉन मथाइन। तो भारत का पहला गृह मंत्री, तो मेरे दोस्तों जो भारत के पहले गृह मंत्री हैं वह हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री हैं। तो इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी आरबीआई का मुख्यालय। एक बैंक होती है आपकी आरबीआई और एक बैंक होती है आपकी एसबीआई। बात करते हैं स्थापना को लेकर, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1935 में और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1955 में। बात करते हैं इनके मुख्यालय को लेकर, तो दोनों के मुख्यालय जो हैं वे आपके मुंबई में हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसमें सी विकल्प के साथ दिल्ली आपका बिल्कुल मुंबई आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व, तो वह होगा आपका जलवाष्प। बात कर लेते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है वह आपकी नाइट्रोजन गैस है, जो आपकी 78.08% है। और ऑक्सीजन की प्रतिशत जो पाई जाती है 20.95 यानी 20.95% जो पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है वह आपका जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट के लिए प्रदान किए जाते हैं। सिनेमा, साहित्य, खेलकूद। तो खेलकूद इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन है हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह ने। तो मेरे दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला बनाया था वह आपका किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। बात करते हैं आगरा के लाल किले की, तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां के बाद कौन आया था? आपके औरंगजेब आए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि, तो दिल्ली में स्थित जो शांतिवन समाधि है मेरे दोस्तों वह आपकी किसकी है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन, जो दिल्ली में स्थित आपकी शांतिवन समाधि है मेरे दोस्तों वह आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है, डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वह आपकी कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है, सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? तो मेरे दोस्तों जो मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था आपका कौन सा नहीं था? इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, ये सभी जो थे आपके मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, तो सही जवाब होगा ये सभी। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था, तो ये तीनों ही देश मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, ऑप्शन है जापान, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत में विश्व में जो प्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी मेरे दोस्तों वह आपकी की थी चीन ने, यानी पी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओसियम। तो बताइएगा, निम्न आपके ऑप्शन सामने है, भारत की सबसे हल्की धातु। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बताइएगा, सबसे हल्की धातु आपसे पूछी जा रही है, तो मेरे दोस्तों जो सबसे हल्की धातु थी वे थी आपकी लिथियम, ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।